माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये बात सही है कि देश इस पर सबसे पहला अधिकार किसका है? सरकार किसके लिए होनी चाहिए? क्या सरकार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए हो? क्या सरकार सिर्फ इन्हें गिने लोगों के लाभ के लिए हो? सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। अमीर को अपने बच्चों को पढ़ाना है तो दुनिया के कोई भी स्कूल वो या दुनिया का कोई भी टीचर हायर कर सकता है। अमीर के घर में कोई बीमार हो गया, सैकड़ों डॉक्टर उसकी तैनात में आके खड़े हो सकते हैं। गरीब कहां जाएगा? उसके नसीब में तो वो सरकारी स्कूल है, उसके नसीब में तो वो सरकारी अस्पताल है। और इसलिए सरकार का सबसे पहला दायित्व होता है कि वे गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए। अगर हम सरकार का कारोबार गरीबों के लिए नहीं चलाते हैं, गरीबों की भलाई के लिए नहीं चलाते हैं, तो ये देश की जनता हमें कतई माफ नहीं करेगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सरकार की पहली प्राथमिकता है, और हम तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों से पले हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें अंत्योदय की शिक्षा दी थी। गांधी, लोहिया और दीनदयाल जी तीनों के विचार सूत्र को हम पकड़े तो आखिरी मानविक छोर पर बैठे हुए इंसान के कल्याण का काम इस शताब्दी के ये राजनीतिक चिंतन के तीनों महापुरुषों ने हमें एक ही रास्ता दिखाया है कि समाज के आखिरी छोर पे जो बैठा हुआ इंसान है उसके कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। हमारी वो प्रतिबद्धता है। अंत्योदय का कल्याण ये हमारी प्रतिबद्धता है। गरीब को गरीबी से बाहर लाने के लिए उसके अंदर वो ताकत लानी है ताकि वो गरीबी के खिलाफ जूझ सके। गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा औजार होता है शिक्षा। गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा साधन होता है अंधश्रद्धा से मुक्ति। अगर हम गरीबों में अंधश्रद्धा के भाव पड़े हैं, अशिक्षा की अवस्था पड़ी है, अगर उसमें से उसको बाहर लाने में सफल होते हैं तो इस देश का गरीब किसी के टुकड़ों पर पलने की इच्छा नहीं रखता है। वो अपने बलबूते पर अपनी दुनिया खड़ी करने के लिए तैयार है। उतना सम्मान और गौरव से जीना गरीब का स्वभाव है। हम उसकी इस मूलभूत ताकत को पकड़ करके अगर उसको बल देने का प्रयास करते हैं, और इसलिए सरकार की योजनाएं गरीब को गरीबी से बाहर आने की ताकत दें, गरीब से गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दें, और शासन की सारी व्यवस्थाएं गरीब को सशक्त बनाने के लिए काम आनी चाहिए, और सारी व्यवस्थाओं का अंतिम नतीजा उस आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान के लिए काम में आए, उस दिशा में होगा, तब जाकर उसका कल्याण हम कर पाएंगे। हम सदियों से कहते आए हैं ये कृषि प्रधान देश है, ये गांवों का देश है, लेकिन ये नारे तो बहुत अच्छे लगे, सुनना भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम आज अपने सीने पर हाथ रख करके कह सकते हैं कि हमने हमारे गांव के जीवन को बदल पाए हैं? हमारे किसानों के जीवन को बदल पाए हैं? यहां मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हूं। यह हमारा सामूहिक दायित्व है
कि भारत के गांवों के जीवन को बदलने के लिए उसको हम अग्रिमता दें, किसानों के जीवन को बदलने के लिए उसको अग्रिमता दें। और राष्ट्रपति जी के भाषण में उस बात को करने के लिए हमने कोशिश की है। यहां एक विषय ऐसा भी आया कि कैसे करेंगे। हमने एक शब्द प्रयोग किया है, रर्बन, गांवों के विकास के लिए, जो राष्ट्रपति जी के भाषण में हमने देखा। जहां सुविधा शहर की हो, आत्मा गांव की हो। गांव की पहचान गांव की आत्मा में बनी हुई है। आज भी वो अपनापन, गांव में एक बारात आती तो पूरा गांव को लगता है हमारे गांव की बारात है। गांव में एक मेहमान आता है तो पूरे गांव को लगता है हमारे गांव का मेहमान है। ये हमारे देश की एक अनमोल विरासत है, उसको बनाना है, बचाए रखना है। लेकिन हमारे गांव के लोगों को आधुनिक सुविधा से हम वंचित रखेंगे क्या? और मैं अनुभव से कहता हूं, अगर गांव को आधुनिक सुविधाओं से सज्ज किया जाए तो गांव देश की प्रगति में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर गांव में भी 24 घंटे बिजली हो, अगर गांव को भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले, गांव के बालक को भी उत्तम से उत्तम शिक्षा मिले। मान ले पल भर के लिए शायद हमारे पास हर गांव में अच्छे टीचर ना हो, लेकिन आज का विज्ञान हमें लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के लिए पूरी ताकत देता है। शहर में बैठ करके भी उत्तम से उत्तम शिक्षक के माध्यम से गांव के आखिरी छोर पर बैठे हुए स्कूल के बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। हम सैटेलाइट व्यवस्था का उपयोग, उस आधुनिक विज्ञान का उपयोग हम गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों न करें? अगर गांव के जीवन में हमें बदलाव लाए तो किसी को भी अपना गांव छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है। गांव को, नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार मिल गया तो अपने मां बाप के पास रहना चाहता है। क्या गांव के अंदर हम उद्योगों की जाल नहीं खड़ी कर सकते? एटलीस्ट हम एक बल दें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। अगर हम मूल्य वृद्धि करें, मूल्य वृद्धि पर हम बल दें, और आज उसकी एक ताकत है, उस ताकत को अगर हमने स्वीकार किया तो हम गांव के आर्थिक जीवन को भी, गांव की व्यवस्थाओं के जीवन को भी बदल सकते हैं। और किसान का स्वाभाविक लाभ भी उसके साथ जुड़ा हुआ है।